बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, और थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड एक तरह की फोर्स होती है जो एटम्स को जोड़े रखती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। एटम्स के दरमियान में ऐसी फोर्स पाई जाती है जो कि एटम्स को जोड़े रखती है। अगर हम आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 याद हो तो वहां पर भी हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में बात की थी। इवन के अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड दरअसल एक फोर्स है जो कि मौजूद होती है एटम्स में भी आयंस। एटम्स और आयंस के दरमियान में एक फोर्स होती है और उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और इस एटम्स और आयंस के दरमियान में फोर्स होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और इनको जोड़ने के बाद हमारे पास जो है वो कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब वो फोर्स जो है, उस फोर्स की, वो केमिकल बॉन्ड है, उसकी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। ये स्टूडेंट्स यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी टाइप्स की, केमिकल बॉन्ड की टाइप्स। हमारे पास फर्स्ट इसकी टाइप है आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। एंड फोर्थ वन इज मेटेलिक बॉन्ड। जी दो स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा आयंस के दरमियान में, तो उस फोर्स को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अगर एटम्स के दरमियान में बनेगा तो उसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अगर डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में बनेगा तो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अगर मेटल्स के दरमियान में बनेगा बॉन्ड तो उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। अब मैं इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको रिपीट करवा देता हूं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। आयनिक बॉन्ड, it is a type of chemical bond that is formed by complete transfer of electrons from one atom to another atom। एक एटम से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, वो एनायन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इन दोनों एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है, उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। चलिए हम इसको बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो गया और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। चलिए हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से एक बॉन्ड बना देते हैं, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा।
अगर दो एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, देंगे, कंट्रीब्यूशन होगी दो दो इलेक्ट्रॉन्स की दोनों एटम की तरफ से, तो फिर हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर वो दोनों एटम्स एक जैसे होंगे तो फिर वो नॉन पोलर बनेगा। अगर वो डिफरेंट एटम्स होंगे, मीन के हेटेरो एटम्स होंगे, तो फिर हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उनकी एग्जांपल की बात करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हमारा मकसद इनको डिटेल में डिस्कस करना नहीं था, लेकिन हमने फिर भी किया इसको। अब हम बात करते हैं कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं। एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए बेसिकली उन्हें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए हर एक का कोई ना कोई, जैसे देखें, आइडियल होता है। एटम्स के भी आइडियल हैं नोबल गैसेस। अगरचे कि वो क्यों आइडियल हैं? वो इसलिए आइडियल हैं क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट है। कंप्लीट मीन उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बेसिकली सारे एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही अटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। हाइड्रोजन भी चाहता है कि वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके डुप्लेट रूल को ओबे कर ले, और यही हीलियम लिथियम भी चाहता है। ये दो तरह के हमारे पास रूल्स हैं अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के। एक कहते हैं डुप्लेट रूल एंड सेकंड वन इज ऑक्टेट रूल। अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी रूल को अपनाएगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। चलिए दोनों की डेफिनेशन को देखते हैं। अटेनिंग 8 electrons in their valence shell is called octet rule, while attaining 2 electrons in their valence shell is called duplet rule. अब एटम्स हैं वो तीन हमारे पास जो है वो मेथड्स हैं, तीन हमारे पास वो वेज हैं जिनके जरिए से एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं। फर्स्ट जो वे है हमारे पास वो ये है कि एटम्स के पास अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर इससे कम होंगे, फिर क्या करेंगे वो एटम्स। मीन के हमारे पास जो टोटल ग्रुप्स की बात अगर हम कर लें तो फर्स्ट ग्रुप वाले, सेकंड ग्रुप वाले एंड थर्ड ग्रुप वाले, फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड थर्ड ए। फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड थर्ड ए जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ग्रुप वालों के पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अल्कली मेटल्स के पास एंड हाइड्रोजन आल्सो। सेकंड ग्रुप में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एटम के वैलेंस शेल में, जबकि थर्ड जो ग्रुप है हमारे पास बोरॉन फैमिली, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है या 3 से कम है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज करना उनके लिए प्रेफरेंस है, और लूज करने के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
1s2, 2s2, 2p, 6 and 3s1 मीन के 2, 8 and 1। अब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करते हैं। इसके अलावा हम सेकंड वे है हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में डिस्टेंस, जिन वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मोर, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करना उनके लिए प्रेफरेंस। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेंगे, 6 हैं तो 2 और ले लेंगे, अगर 7 है तो 1 और ले लेंगे। और ऐसा कौन कौन से ग्रुप्स करते हैं, इसमें हमारे पास 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप, 5A नाइट्रोजन फैमिली, 6A हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली एंड 7A हेलोजन्स। ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए, नोबल गैसेस जैसा बनने के लिए, मीन के अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए NS2 एंड NP6 को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जैसा कि क्लोरीन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसकी वजह से इसके 8 पूरे हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास वे है कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो शेयरिंग करेंगे। अब एक और बात जरा देखिएगा, जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऐसा कौन सा ग्रुप करता है, 4 ग्रुप जो है, जैसा कि हमारे पास 4A ग्रुप ऐसा ही करता है, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। और 4A ग्रुप मीन कार्बन फैमिली। एक और बात, यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के जहन में कि एटम्स कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन या 3 से कम होते हैं। तो मोस्टली ये मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या होती हैं, वो होती हैं नॉन मेटल्स। जी तो बेटा ये हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अच्छा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं, देती हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती हैं यानी ले लेती हैं, और इन दोनों के दरमियान में इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं। वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। अगर इनको एटम्स जो हैं, अब देखिएगा, अगर क्लोरीन को मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो फिर क्या ये ले लेगा उससे? नहीं। फिर हमारे पास क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन अपने ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्लोरीन अपने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसकी वजह से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसकी वजह से हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना लेगा, और यानी इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपस में भी शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और अटेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। मीन के अगर उनको मेटल्स ना भी इलेक्ट्रॉन्स दें तो फिर ये
खुद अपने दूसरे एटम के साथ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और एटम्स स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जी तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास, जब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एटम्स जो हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जी बेटा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जीज है, ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन यानी बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स हैं। मीन कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये आता है कि दो एटम्स हैं और एटम्स एक दूसरे के साथ जब मिलेंगी तो उनके दरमियान में जो एनर्जीज का चेंज आएगा बॉन्ड बनाते वक्त, बॉन्ड जो है वो बनाते वक्त उनके दरमियान में जो एनर्जी का चेंज आएगा, तो उस एनर्जी के चेंज को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी को चेंज आएगा। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स सपोज कर लेंगे हमारे पास दो एटम्स हैं। अब एक एटम जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। इधर भी हम एक, हमारे पास एक एटम है और उसके ऊपर सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन है और बाहर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों एटम्स एक दूर दूर हैं, मीन के उनकी एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी उनकी मैक्सिमम है। अगर हम ग्राफ को भी ड्रा कर लें यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आप यहां पर एक एग्जांपल समझ लें, दो दोस्त हैं, दोस्त थे और उनमें लड़ाई होगी किसी वजह से और दोनों दोस्तों को हमने, वो हाइपर हैं, गुस्से में हैं दोनों, उन दोनों की एनर्जी बढ़ी हुई है, दोनों हीट अप हैं, दोनों की एनर्जी ज्यादा है गुस्से की वजह से। अब हमने किसी एक्सटर्नल एजेंट ने उन दोनों को करीब लेके आना है, तो जैसे ही उनको वो करीब लेके आएगा, उनकी सुलह करवाएगा, उनके दरमियान हैंड शेक करवाएगा, उनकी एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। तो यही हमने यहां पर मेथड को जहन में रखते हुए इस मेथड को देखना है कि दोनों एटम्स हैं, उनकी एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां पर दो तरह की फोर्सेस अमल कर रही हैं। उन फोर्सेस को अगर मैं यहां पे लिख लूं, एक ये है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, and second one is the forces of repulsion। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस भी मौजूद हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां पे हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कहां पे हैं, तो आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर while opposite charges are always attract each other। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मीन के प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों रिपल्सिव फोर्सेस यहां पर काम कर रही हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास यहां पर एक ऑपोजिट चार्जेस जो हैं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहां पर दोनों फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं। और इसके अलावा यहां पर क्या हो रहा है कि इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है।
तो ये दोनों फोर्सेस ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अब इनको करीब लेके आना है। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तो फिर हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे। एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगी। अब एटम्स मजीद एक दूसरे के करीब आएंगे, इतना करीब आएंगे कि इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते। तब उनके दरमियान में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो कम से कम हो चुकी होंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर चुकी होंगी और उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। उनके दरमियान में जब बॉन्ड बन जाएगा तो लेट्स सपोज, बल्कि हमने यहां पर जो एटम्स लिए हैं वो दोनों ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इस तरह से हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया और H2 यानी मॉलिक्यूल बन गया। अब उनकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो चुकी होगी। यहां पर हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि वो जो डिस्टेंस है जहां पर दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ मिले हैं इसके ज्यादा करीब नहीं आ सकते, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। इसके अलावा हम उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। इसके अलावा हम उसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज यानी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है। कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो इनको बनाने के लिए एक और बात समझ लें कि इन एटम्स को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हमें जितनी एनर्जी देना पड़ी उतनी ही एनर्जी, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उतनी ही एनर्जी हमें मिलेगी। अब दोनों एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होता है 75.4 पिकोमीटर एंड पिको मीन 10⁻⁻12 मीटर। और एनर्जी कितनी हमें लगाई इनको करीब लाने के लिए, एटम्स को जोड़ने के लिए, वो हमारे पास 436.45 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देना पड़ी। एक और बात बेटा जहन में रख लें कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, हम पहले से चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस हमेशा कम होती हैं। तो यहां पर एक बात और देख लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। तो यही तो बात हम कर रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, ज्यादा होती हैं जब बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज।